तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की सरकारी योजनाएं के बारे में। तो यहाँ पे हम वर्ष 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि जो योजनाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरा है केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब हम बात कर लें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बारे में। तो ये ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा इनका पूरा संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में आने वाले विषयों से होता है, और इनको केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, और इनको केंद्र के द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं की अगर हम बात कर लें यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, तो ये ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से होता है, और इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है, और जो इनकी लागत होती है उसको केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समानतः साझा किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कुछ हिस्सेदारी राज्य सरकार का और कुछ हिस्सेदारी केंद्र सरकार का होता है। अब हम बात कर लें 2014 की केंद्रीय योजनाओं के बारे में। तो पहला है जो कि वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, और यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आजकल क्या है कि तारीख के साथ साथ अब चूँकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें मंत्रालय भी अब पूछने लगा है, तो ज़्यादा बेहतर है कि मंत्रालय के साथ जाने तो अच्छा रहेगा, है ना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, और पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया गया। और इसका जो नोडल एजेंसी है या नोडल मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय। और इसको शुरू इसलिए किया गया था कि जितने भी देश के आम लोग हैं या प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कि बैंकिंग सेवाओं से दूर है उनको बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ना, यानी कि वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई, और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, और इसको प्रारंभ 28 अगस्त 2014 से किया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि बैंकिंग या बचत खाता या जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से आम जन तक पहुंचाना। अब बात कर लें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ क्या है या क्यों इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था कि जो जमा राशि है उस पर ब्याज मिलता है, पहला। दूसरा, 1 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा है। और एक तीसरी विशेषता ये है इस योजना का जो लाभ है कि न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। हालांकि सलाह दी जाती है कि कुछ शेष राशि खाते में रखें, ताकि अगर एटीएम आपको मिल गया है तो उसके इस्तेमाल के लिए भी पैसा अकाउंट में बचा रहे। इसके अलावा इसमें 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा किया जाता है। इसके अलावा ऐसे सभी व्यक्ति जो कि सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं उनको इन्हीं खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलता है। और दूसरा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, यानी कि भारत में निर्माण करो या भारत में बनाओ प्रोग्राम, जिसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, और ये व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो मतलब ये उसके अधीन कार्य करता है। और इसको मेक इन इंडिया को लाने का मेन मकसद ये था कि भारत में निर्माण को बढ़ावा दिया जाए और संवर्धन को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश और निर्माण
संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। ये इसका लाने का वजह था। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसके अलावा जो इसका अप्रोच है या दृष्टिकोण है वो ये है कि निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करें। इसके अलावा आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना की व्यवस्था करें। साथ ही साथ विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलने का कार्य किया जाए और सरकार और उद्योग के बीच एक बेहतरीन साझेदारी का निर्माण करना भी मेक इन इंडिया का एक लक्ष्य है। और अब हम बात कर लें कि मेक इन इंडिया ये योजना है, इसके तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो इन 25 क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं, तो इसमें ऑटो पार्ट्स यानी कि ऑटो अवयव शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण शामिल है, रेलवे शामिल है, सड़क एवं राजमार्ग है, ऑटोमोबाइल्स है, IT एवं BPM शामिल है, नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है, जैव प्रौद्योगिकी शामिल है, चमड़ा उद्योग, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग शामिल है, अंतरिक्ष शामिल है, रसायन उद्योग शामिल है, वस्त्र एवं परिधान उद्योग शामिल है, निर्माण क्षेत्र शामिल है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, खदान, रक्षा उत्पादन, तेल एवं गैस, थर्मल पावर, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन एवं आतिथ्य, विद्युत मशीनरी, बंदरगाहें एवं नौवहन शामिल है, कल्याण शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण को मेक इन इंडिया पहल में शामिल किया गया है। और एक तीसरा मिशन है उसकी बात कर ले, वो है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन, जिसे कि 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और ये सपना रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 को यानी कि जब गांधी जी का 150वां जन्मदिवस हो तो देश हमारा बिल्कुल स्वच्छ हो। तो ये ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसको राजघाट दिल्ली में जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है वहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था गलियों, सड़कों और अवसंरचना को साफ़ सुथरा करना और कूड़ा करकट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, ये इसका उद्देश्य था। और इसी के तहत ODF की व्यवस्था की गई यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त की बात की गई। और बहुत सारे राज्यों के बहुत ज़िलों ने ODF का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और अब हम चौथे मिशन की बात कर लें या चौथे योजना की बात कर लें कि जो कि 2014 में जिसे लॉन्च किया गया था, तो वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसे 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। अब इसकी शुरुआत जैसा कि बताया आपको 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और प्रधानमंत्री ने इस दिन को चुना जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। और इस योजना में होता क्या है कि जो सांसद सदस्य होते हैं यानी कि जो सांसद होते हैं वो ये कहा गया था कि वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए विकास करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी कि सांसदों को एक ग्राम पंचायत का चयन करना है और उसको गोद लेकर उस ग्राम का पूरा विकास करना है। और इसमें हुआ ये था कि पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और 2 अन्य को 2019 तक विकसित किया जाना था। और वर्ष 2019 से 2024 तक कि प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने चाहिए, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2019 में एक ग्राम पंचायत, 2020 में दूसरा, 2021 में तीसरा, ऐसे करके 5 वर्ष में 5 गांव को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें यह भी बात कहा गया है कि जो सांसद होंगे वो ग्राम पंचायत का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन दिया गया है। बाउंडेशन ये है कि इसमें वो सांसद अपने खुद का गांव या अपने पति या पत्नी में से किसी के गांव का शामिल नहीं करेगा। ठीक है, ये फैक्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। और ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 127 केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित तथा 1806
राज्य योजनाओं का संकलन किया है। अब हम बात कर लें कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रक्रिया होता है, यानी कि जो सांसद ग्राम पंचायत का चयन करते हैं वो कैसे चयन करते हैं। तो जो देखिए होता क्या है, जो लोकसभा सांसद होते हैं वो जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है वहाँ से एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं, और जो राज्यसभा के सांसद होते हैं जिनका कि कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, वो अपने राज्य के किसी विशिष्ट जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन करते हैं। यानी राज्यसभा वो जिस राज्य से आते हैं वहाँ के किसी भी जिले के ग्राम पंचायत से एक ग्राम पंचायत का चयन कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात मनोनीत सांसद की करें तो मनोनीत सांसद के लिए ये है कि वो देश के किसी भी जिले के एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। तो मनोनीत सांसद के लिए दायरा काफ़ी बड़ा है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है श्रमेव जयते योजना, यह जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को की गई थी, और इसके क्रियान्वयन के लिए रोजगार एवं श्रम मंत्रालय जिम्मेदार है। और इसे वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था 16 अक्टूबर 2014 को, और उसी दिन 5 अन्य योजनाएं भी चालू की गई थी। और जो श्रमेव जयते योजना है मुख्यतः मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए चालू किया गया था, और इसमें यह था कि श्रम कानूनों में सुधार करना है और विशेष प्रक्रियाएं जो होती हैं श्रम कानून को और लागू करने के लिए, उसमें भी सुधार करने के लिए इस योजना को चालू किया गया। अब श्रमेव जयते योजना के साथ जैसा कि बताया आपको 5 अन्य योजनाएं चालू की गई थी, जिसमें पहला है कि इसी के साथ श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत भी की गई जी, या फिर जिसे हम एकीकृत श्रम पोर्टल कहते हैं, उसकी भी शुरुआत की गई। और ये जो पोर्टल है ये क्या करता है, जो श्रम इकाइयाँ होती हैं उनको श्रम पहचान संख्या आवंटित करेगी। और इस पोर्टल की अगर हम विशेषता की बात कर लें तो इस पोर्टल का विशेषता ये है कि इकाइयों को विशिष्ट पहचान श्रम संख्या आवंटित करने का इसका कार्य करना, ये इसकी मुख्य विशेषता भी है। और जो दूसरा योजना था वो था कर्मचारी भविष्य निधि के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान करेगी, और जिससे पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि क्या होगा कि जितने भी जो कर्मचारी हो, या वो शासकीय हो या संगठित क्षेत्र के हो या असंगठित क्षेत्र के हो, उनके लिए एक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, और वो कर्मचारी भविष्य निधि में जमा रहेगा। और वो व्यक्ति या वो मजदूर एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में भी जाता है या एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसका UAN नंबर नहीं बदलेगा, तो इससे उसका फ़ायदा होगा। और ये भी श्रमेव जयते योजना में किया गया कि मांग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई, और इसमें प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की व्यवस्था भी की गई। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का भी क्रियान्वयन किया गया। और अगला बात करते हैं, तो अगला जो योजना है 2014 का वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसे कि 28 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया। और इसके लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस मिशन को तत्कालीन कृषि मंत्री यानी कि वर्ष 2014 में जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और इस मिशन को शुरू किया गया था कि देसी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और 2014 में इसको शुरू किया गया। और क्या किया गया इसके लिए, वर्ष 2019 के बजट में जो आवंटित राशि थे इसके लिए, यानी कि इसमें जो आवंटित राशि थी प्रारंभ में वो 25 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 750 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित परियोजना है। अब हम बात कर लें कि ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना। इसके अलावा जो दूसरा उद्देश्य है वो है स्वदेशी पशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करना, ताकि आनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि
की जा सके। और जो इसकी तीसरा उद्देश्य है वो है कि दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में आसानी हो और नॉन डेस्क्रिप्ट पशु यानी कि ऐसे पशु जो वर्गीकृत नहीं है या साधारण बोवाइन यानी कि गाय बैल हैं, उनका गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए अपग्रेडेशन करना, ये इसका उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य है कि प्राकृतिक सेवाओं के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वितरण करना ताकि नस्ल में सुधार किया जा सके। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा। तो इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है और राज्य गौ सेवा आयोग के द्वारा पशुधन विकास बोर्ड के कार्यों की निगरानी की जाती है। और एक चीज़ इसी में है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ही गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है, जो कि यानी कि गोकुल ग्राम की अगर हम बात करें, एक ऐसा क्षेत्र होगा जो एकीकृत पशु विकास केंद्र का काम करेगा और इसको यानी गोकुल ग्राम के विकास करने का उद्देश्य ये था कि देसी नस्लों का विकास किया जा सके। इसके अलावा ये जो गोकुल ग्राम होंगे, इनमें लगभग 1000 से अधिक पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ अब इनके चारे उरे का व्यवस्था भी सब यहीं पे होगा। इसके अलावा जो प्रत्येक गोकुल ग्राम है वहाँ कम से कम एक पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि उनको नेचुरल तरीके से उनमें आर्टिफिशियल तरीके से उनमें गर्भधारण की क्षमता को बढ़ाने वाला काम किया जाएगा। और अब हम बात कर लें कि गोकुल ग्राम से आर्थिक लाभ क्या है। तो देखिए, गोकुल ग्राम होने से एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही साथ ये जो गोकुल मिशन लॉन्च किया गया था वो इसलिए ही किया गया था ताकि किसानों की आय को दोगुनी किया जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जाए। अब क्या है, किसान क्या करते हैं, या तो कृषि करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं। तो कृषि में क्या है, एक सीमा है, उस सीमा के आगे उनका व्यापार जो आय है वो नहीं बढ़ सकता, लेकिन पशुपालन में बढ़ सकता है। क्योंकि अगर किसी के पास एक गाय है, उसके पास अगर 2 गाय हो, 3 गाय हो, 4 गाय हो, तो उस हिसाब से उसका आय बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गोकुल ग्राम का कॉन्सेप्ट किया गया था। और अगर हम बात करें कि गोकुल ग्राम के आर्थिक लाभ क्या हैं, तो देखिए, दूध मिलता है, इनसे दूध की बिक्री होगी, गोबर मिलता है तो उससे जैविक खाद, केंचुआ खाद का निर्माण होगा और बायोगैस बनेगा जिससे बिजली उत्पादन भी किया जा सकेगा। साथ ही साथ पशु उत्पादों की बिक्री भी बढ़ेगी। पशु उत्पाद यानी कि दूध से क्या क्या बन सकता है, देखिए, घी हो गया, है ना, और दही हो गया, पनीर वगैरह जो मार्केट में बिकते हैं वो सब भी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होंगे और लोगों को इससे काफ़ी आय भी होगा। तो ये था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। और तो इस तरह से हमने ये था कि वर्ष 2014 में जो प्रमुख शासकीय योजनाएं थी उनके बारे में एक जानकारी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा जिन योजनाओं को लागू किया गया उनके बारे में। नमस्कार, जय हिंद।